नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोगों ने आपके लिए एयरफोर्स का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया जिस पे हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों को हिस्ट्री के अलावा कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको इतिहास। इतिहास इतिहास का मतलब इति प्लस हास। इति प्लस हास। एक बार फिर से बोलूँगा, इतिहास का मतलब इति प्लस हास। इति इति का मीन्स होता है ऐसा, और हास का मतलब हुआ था। मतलब इति का मतलब ऐसा और हास का मतलब हुआ था। इन दोनों को साथ में मिलाकर पढ़िए। ऐसा हुआ था मीन्स जो पहले घटित हो चुका है उसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। जैसे कि अगर अब हम लोग कुछ टाइम बाद बोलें, जैसे कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, अगर हम बोलें कि ये ऐसा हुआ था तो वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया। जैसे हम लोग बोलें इस गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया था तो वो क्या हो गया, इतिहास हो गया। और राजनीति प्लस साहित्य, जब राजनीति के साथ में साहित्य आ जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे इतिहास। पुरातत्व प्लस साहित्य होता है इतिहास। जब हम लोग पुरातत्व प्लस साहित्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसको इतिहास बोलते हैं। मतलब जब हम लोगों को पुरातत्व के बारे में ज्ञात होता है और साहित्य के बारे में ज्ञात नहीं होता है तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहास। और प्रागैतिहास इतिहास का उदाहरण पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोगों को खाली उन लोगों के औजार वगैरह या हथियार वगैरह के बारे में जानकारी थी, परंतु उनके साहित्य के बारे में जानकारी नहीं थी। लिपि, लेखन, भाषा, शैली क्या कैसा था इसके बारे में कोई हम लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए उसको बोलते हैं प्रागैतिहास। प्रागैतिहास का मतलब पुरातत्व के बारे में ज्ञात हो परंतु साहित्य के बारे में कुछ भी ज्ञात ना हो तो उसे इतिहास बोलते हैं। अब आगे देखेंगे। आगे जब दोनों ज्ञात हो, पुरातत्व प्लस साहित्य दोनों चीज़ें ज्ञात हो। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ें और साहित्य का मतलब उनकी भाषा, लिपि, शैली और बोलचाल का ढंग, रहन सहन, ये सब साहित्य के अंदर आ जाता है। तो इसको हम लोग बोल देंगे आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब पुरातत्व और साहित्य जब दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो इसे बोलते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल। मतलब कि पाषाण काल को छोड़कर कुछ भी होगा, हड़प्पा सभ्यता होगा जिसमें हम लोगों को साहित्य के बारे में जानकारी होगी। मेन पॉइंट होगा पुरातत्व प्लस साहित्य। जब दोनों के बारे में नॉलेज होगा तो उसको आद्य इतिहास बोला जाएगा। और अगर खाली पुरातत्व के बारे में ज्ञान होगा हम लोगों को और साहित्य के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो उसको बोलेंगे पाषाण काल, मतलब प्रागैतिहास काल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को मेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राचीन काल और पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में प्राचीन काल के बाद के जो सामंत आएंगे जिनको राजाओं ने जागीरें दी थी उनके बारे में पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। तो प्राचीन काल का समय शुरू होता है 650 ईस्वी तक। प्राचीन काल का समय 650 ईस्वी तक रहता है। पूर्व मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी तक। मतलब ये प्राचीन काल टोटल चलता है 650 ईस्वी तक। और मध्यकाल 1206 से 1707 और आधुनिक काल 1707 से अब तक। हम लोग एक एक पार्ट अच्छे से देखेंगे जिसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और हम इतनी कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा इतिहास शुरू हुआ, हमारा इतिहास शुरू होता है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में जब हमारा भारत, प्राचीन भारत जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उत्तर भारत को आर्यावर्त बोला जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ। उत्तर भारत को आर्यावर्त और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ, और दोनों को मिलाकर आर्यावर्त प्लस दक्षिणावर्त हो गया भारतवर्ष। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग राज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ और कलिंग राज खारवेल के बारे में हम लोग आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। इतिहास का विभाजन हुआ। इतिहास को विभाजित किया गया। प्राचीन इतिहास के स्रोत थे धार्मिक साहित्य वगैरह, हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य। साहित्य के बाद में आए वेद, हिंदू वेद, वेदांग, उपनिषद,
स्मृतियाँ, फिर इसके बाद में आए सिक्के, फिर सिक्कों के बाद में आए दार्शनिक। चलिए एक एक करके इनके बारे में लाइन से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदू धार्मिक साहित्य में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद वेदांग 6 होते हैं और पुराण 18 होते हैं। वेद 4, वेदांग 6 और पुराण 18। और वेद पुराण में प्रत्येक के 5 भाग होते हैं, मतलब 18 तो होते ही हैं और उनमें प्रत्येक के 5 भाग हो जाते हैं। ठीक है, आगे हिंदू धार्मिक साहित्य अच्छे समझ में आ गया। आगे चलते हैं बौद्ध धार्मिक साहित्य। बौद्ध धार्मिक साहित्य में 3 साहित्य होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीनों मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुशासन दिए गए हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया। अन्य बौद्ध धार्मिक साहित्य मिलिंदपन्हो, दीपवंश, महावंश, अन्य बौद्ध धार्मिक साहित्य हैं। आगे आते हैं जैन साहित्य में। जैन धार्मिक ग्रंथ में आगम अर्धमाधवी प्रकृति में संकलित किया है। अर्धमाधवी मतलब इसकी भाषा शैली है, एक टाइप से बोल सकते हैं अर्धमाधवी इसकी एक भाषा है, जिसको आगम को अर्धमाधवी भाषा में संकलित किया गया है। आगे इसके बाद में हम लोगों के धार्मिक साहित्य ख़त्म हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं विदेशियों के विवरण। इसमें पूछा जाएगा, इसमें मोस्टली क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले भारत में कौन देश का विदेशी आया था, या फिर सबसे पहला विदेशी कौन सा आया था। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, स्काईलैक्स, सोमाचीन, फायान, युआंगचांग। युआंगचांग वेनसांग को बोलते हैं, याद रखिएगा, युआंगचांग वेनसांग को ही बोलते हैं। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं विदेशियों के विवरण। तो भारत पर आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री स्काईलैक्स था। स्काईलैक्स, सब लोग सोचते हैं सबसे पहला फायान या वेनसांग आया था, ये सही नहीं। सबसे पहला भारत पर विदेश यात्री स्काईलैक्स आया था, और इसके देश के बारे में कोई भी जानकारी बुकों में नहीं दी गई है। फिर सबसे पहला चीनी यात्री सोमाचीन आया था, और सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा जितने विदेशी यात्री आए थे मोस्टली चीनी थे। पहला विदेशी यात्री स्काईलैक्स, दूसरा विदेशी पर पहला चाइनीज़, पहला विदेशी यात्री स्काईलैक्स, पहला चीनी यात्री सोमाचीन। फिर फायान आया था, जिसने फोक्योकी नामक ग्रंथ की रचना की। फिर आया चाइनीज यात्री वेनसांग का नाम था युआंगचांग, और इसने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह जिनके नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं इसके राइटर के नाम, या तो दे देते हैं राइटर के नाम और पूछ लेते हैं बुक्स का नाम। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, ज्योग्राफी की रचना की थी स्ट्रैबो ने, और नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी क्लिनी ने। स्ट्रैबो और क्लिनी साथ में बुक्स लिखा करते थे, और मेगास्थनीज की इंडिका में ही स्ट्रैबो और क्लिनी के बारे में दिया गया है। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है, और ये एक यूनानी था, और इसकी सबसे प्रसिद्ध बुक है हिस्टोरिका। मतलब इतिहास के जन्मदाता की बुक तो हिस्ट्री से रिलेटेड ही होगी, तो इतिहास के जन्मदाता थे हेरोडोटस और इनकी बुक थी हिस्ट्री। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए, मतलब क्या चाहिए हिस्ट्री में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो आप वो बता दो, उसके बारे में हम कवर कर देंगे। बाकी हमको तो पूरा पढ़ाना ही है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता, बस थोड़ा सा अंतर है जो कोई नहीं समझ पाता, थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल। चलिए तो वीडियो यहीं से समाप्त करेंगे। आगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।